बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी एंड रिलेटेड थ्योरम्स। इस लेक्चर में आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन सीखेंगे और उससे रिलेटेड जो दो थ्योरम हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे और फिर एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे ताकि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्लाई करनी आप सीख सकें। मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स बुक टू फॉलो। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी: if A and B are two events in a sample space S with P of B is not equal to 0, probability of B is not equal to 0, then the conditional probability of the event A, given that event B has occurred, written as P of A conditional B, is defined by। पहले तो इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को आप समझ लें कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से हम मुराद क्या है। इसमें किसी एक इवेंट की आप प्रोबेबिलिटी मालूम करना चाह रहे हैं जबकि दूसरी इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको पहले से मालूम है। इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स इन अ सैंपल स्पेस, और जो जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको मालूम है वो उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं है, यानी इसमें एक इवेंट बी है जिसकी प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी आपको मालूम है और वो जीरो नहीं है, नॉन जीरो होनी चाहिए। देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए, गिवन दैट द इवेंट बी हैज अकर्ड, यानी जरी बात है बी आप इवेंट बी अकर हो चुकी है और उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं है, तो तब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए जो है वो क्या होगी, उसको हम लिखेंगे फिर इस तरह, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल बी, और उसको डिफाइन कैसे करेंगे, पी ऑफ ए कंडीशनल बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर पी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। यही वो वजह थी, चूंकि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से डिवाइड कर रहे हैं इस डेफिनेशन में, यही वो वजह थी जिसपे आपने लिखा था प्रोबेबिलिटी ऑफ बी शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। वैसे ये इसे पढ़ते कैसे हैं, पी ऑफ ए कंडीशनल बी, पी ऑफ ए बी इज रेड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ द ए व्हेन इवेंट बी हैज अकर्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी हैज अकर्ड, ये अब जरा ध्यान में रखिएगा कि बी अगर हो चुकी है यानी उसका उसका हमें पहले ही मालूम है कि इवेंट बी क्या चीज है। तो इसको इस तरह भी पढ़ा जा सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कंडीशनल बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन इवेंट बी हैज अकर्ड। एक नोट देख लें, यही जो बात कही थी कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो देन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ए बी रिमेन्स अनडिफाइंड। जरी पता फिर आप इसको डिफाइन नहीं कर सकेंगे। अगर पी ऑफ बी जीरो है तो जीरो से डिवीजन अलाउड ही नहीं है, यहाँ जीरो तो पुट नहीं किया जा सकता, तो फिर ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है वो हमारी अनडिफाइंड रहेगी। फर्स्ट थ्योरम देखते हैं इससे रिलेटेड। इफ एस इज अ सैंपल स्पेस एंड बी इज एनी इवेंट विद नॉन जीरो प्रोबेबिलिटी, एस आपकी सैंपल स्पेस है और बी कोई ऐसी इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है, देन पी ऑफ एस कंडीशनल बी इज इक्वल टू वन, यानी पी ऑफ एस यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस व्हेन इवेंट बी हैज अकर्ड इज वन। आप डेफिनेशन अप्लाई करें, पी ऑफ एस कंडीशनल बी क्या बन जाएगा, पी ऑफ एस इंटरसेक्शन बी ओवर पी ऑफ बी। अब ये जेन में रहे कि एस सैंपल स्पेस है और बी उसकी कोई इवेंट है, तो कोई भी इवेंट जो होती है वो हमेशा सैंपल स्पेस का सबसेट होती है, और जब किसी सबसेट का सेट के साथ इंटरसेक्शन ली जाए तो वो सबसेट ही बजाते खुद आ जाता है। एस सैंपल स्पेस है, बी इसका सबसेट है, एस की जब बी के साथ इंटरसेक्शन ली जाएगी तो वो बी ही रह जाएगा, तो एस इंटरसेक्शन बी हमारे पास बी ही रहेगा। तो इसको पुट कर देते हैं फिर, यानी एस इंटरसेक्शन बी की जगह हमने बी पुट कर दिया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बन गया, एस इंटरसेक्शन बी की जगह बी आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपस में कट के वन रह जाएगा। तो इस तरह हमने ये प्रूव कर लिया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस कंडीशनल बी इज ऑलवेज इक्वल टू वन। थ्योरम टू है, इफ ए वन एंड ए टू आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। आपको याद है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन सी होती हैं, जिनमें कोई कॉमन पॉइंट ना हो, जिनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो, उनको हम कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, या आसान लफ्जों में ऐसी दो इवेंट्स जिनकी इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट हो। तो ए वन ए टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, इसलिए ए वन और ए टू की इंटरसेक्शन फाई होगी। तब कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन यूनियन बी कंडीशनल बी इज इक्वल टू
प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 कंडीशनल बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 कंडीशनल बी। तो ये हमने अब समझना है कि A1 यूनियन A2 की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है व्हेन इवेंट बी हैज अकर्ड। तो वो कहता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 व्हेन इवेंट बी हैज अकर्ड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 व्हेन इवेंट बी हैज अकर्ड इसके इक्वल होगी अगर A1 A2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो डायरेक्टली जब आप प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 कंडीशनल बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएं आप राइट साइड से, इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, तो वो क्या बन जाएगा, A1 इंटरसेक्शन बी, A1 इंटरसेक्शन बी यूनियन A2 इंटरसेक्शन बी। तो ये आपके सामने आ गया, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वैसे रह गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन बी यूनियन A2 इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब हम जरा देखते हैं कि क्या A1 इंटरसेक्शन बी और A2 इंटरसेक्शन बी जो हैं क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। तो फिर हम ये ज़रा गौर करें, यहाँ हमारे पास एक इवेंट बन रही है A1 इंटरसेक्शन बी, दूसरी बन रही है A2 इंटरसेक्शन बी। ये देखने के लिए कि क्या ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये वाली इवेंट और ये वाली इवेंट क्या दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, इनकी हम इंटरसेक्शन लेते हैं और अगर वो इंटरसेक्शन इनकी फाई आ गई तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगी। अब ये क्यों देखना है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो यूनियन लेनी है इस इवेंट की और इस इवेंट की यूनियन की प्रोबेबिलिटी लेनी है। तो वो हमें याद होगा कि आप लगाया करते हैं लॉ ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज, जिसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और अगर वो ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों या डिसजॉइंट हों तो फिर पी ऑफ ए यूनियन बी बराबर आ जाता है पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। तो उस फैक्ट को यहाँ पे इस्तेमाल करना है। एक इवेंट है A1 इंटरसेक्शन बी, एक इवेंट है A2 इंटरसेक्शन बी, इन दोनों की यूनियन की प्रोबेबिलिटी देनी है। तो लॉ ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज लगाने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जिन दो यूनियंस की प्रोबेबिलिटी दे रहे हैं क्या ये म्यूचुअली डिसजॉइंट हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों की इंटरसेक्शन लेनी होगी। तो कंसिडर करते हैं A1 इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन A2 बी, वही जो दो इवेंट्स मैंने अभी आपको कही थी जिनको मैंने म्यूचुअली डिसजॉइंट देखना है कि नहीं है, एक ये वाली और एक ये वाली, इन दोनों की मैं अब ले रहा हूँ इंटरसेक्शन। अब जब इनकी इंटरसेक्शन लें तो ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने के बाद क्या आ जाएगा, A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन बी, A1 इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन बी। अब A1 और A2 अभी हम कह चुके हैं कि वो क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। यहाँ लिखा ना, ये आपके सामने लिखा हुआ है कि A1 और A2 जो हैं दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का मतलब है कि इनकी इंटरसेक्शन फाई है, तो फिर यहाँ तो आ जाएगा फाई, और इंटरसेक्शन भी फाई की किसी के साथ भी इंटरसेक्शन दी जाए तो वो फाई आ जाती है। यहाँ A1 इंटरसेक्शन A2 चूंकि फाई था तो ये फाई आ गया, फाई की इंटरसेक्शन बी के साथ लेंगे तो फाई आ जाएगी। तो हमने फिर ये पता चल गया हमें कि A1 इंटरसेक्शन बी और A2 इंटरसेक्शन बी दोनों म्यूचुअली डिसजॉइंट हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, डिसजॉइंट हैं और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। अगर ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं तो एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है उसके मुताबिक ये क्या हो जाएगा, पी ऑफ A1 इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटरसेक्शन बी। बात फॉलो कर ली आपने, प्रोबेबिलिटी ये लॉ ऑफ एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज लग गया, क्योंकि A1 इंटरसेक्शन बी और A2 इंटरसेक्शन बी दोनों डिसजॉइंट थी, इसलिए इन दोनों की यूनियन की प्रोबेबिलिटी जो है उन दोनों की प्रोबेबिलिटीज के सम के बराबर होगी। अब हम इसको लगा कर लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटरसेक्शन बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ये क्या बनती है, ये बनती है प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 कंडीशनल बी, और ये क्या बनती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 कंडीशनल बी। तो हमने ये साबित कर लिया कि अगर A1 और A2 दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हों तो उनकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी व्हेन इवेंट बी हैज अकर्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज, यानी P ऑफ A1 कंडीशनल बी प्लस P ऑफ A2 कंडीशनल बी। होपफुली ये सारे स्टेप्स आपको क्लियर हो गए होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं जी, द प्रोबेबिलिटी दैट अ रेगुलरली शेड्यूल्ड फ्लाइट डिपार्ट्स
ऑन टाइम इज पी ऑफ डी इज इक्वल टू 0.83। ये फ्लाइट्स जो है एरोप्लेन की, जो आपके पास आप एयरपोर्ट पर कभी जाएं तो आपको वहाँ पे फ्लाइट्स का शेड्यूल लिखा होता है, और यूजुअली जो है शेड्यूल से थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो जाता है, बाज़ का फ्लाइट शेड्यूल से पहले आ जाती है, जो टाइम लिखा होता है उससे पहले आ जाती है, कुछ लेट हो जाती है, और मोस्टली जो है वो इन टाइम होती है। तो उसने ये बताया है कि डिपार्च यानी जो जिस टाइम पे फ्लाइट ने रवाना होना है उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है 0.83। द प्रोबेबिलिटी दैट द रेगुलरली शेड्यूल्ड फ्लाइट डिपार्ट्स ऑन टाइम इज, यानी जो उसका टाइम है जिस टाइम पे उसने रवाना होना है उस टाइम पे एक्चुअल टाइम पे रवाना होने की जो प्रोबेबिलिटी है 0.83 है, 1 के काफ़ी करीब है, यानी बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो आमतौर पे इसका मतलब है कि मोस्टली फ़्लाइट्स जो हैं वो इन टाइम रवाना होती हैं, डिपार्ट होती हैं। द प्रोबेबिलिटी दैट इट अराइव्स ऑन अ टाइम इज़ पी ऑफ ए। अब ये डिपार्ट के लिए डी ली हुई उसने और अराइवल के लिए ए लिया हुआ है, और इन टाइम आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो है 0.82, एंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट डिपार्ट्स एंड अराइव्स ऑन टाइम इज पी ऑफ डी इंटरसेक्शन है। तो अगर कोई यानी जो वो अब ये किसकी प्रोबेबिलिटी है कि एक फ़्लाइट अगर टाइम पे रवाना भी हो, टाइम पे वापस भी आए, टाइम पे डिपार्ट भी हो, टाइम पे अराइव भी हो, तो वो प्रोबेबिलिटी जो है 0.78 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ प्लेन अराइव्स ऑन टाइम गिवन दैट इट डिपार्टेड ऑन टाइम। अब ये देखें, दो इवेंट्स आपके सामने हैं, एक फ़्लाइट की डिपार्ट की इवेंट है डी, और एक फ़्लाइट की अराइवल की इवेंट है ए, और अब उसने आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मांगी है ए की, और गिवन क्या है डिपार्ट, यानी पी ऑफ ए कंडीशनल डी आपने फाइंड करना है। दूसरा क्या है अराइव्स ऑन टाइम गिवन दैट इट डिपार्टेड ऑन टाइम। ये पहले ए आप ज़रा देखें, ए क्या फाइंड करना है, ए क्या है प्रोबेबिलिटी, find the probability that a plane arrives on time given that it departed on time। arrives यानी पी ऑफ ए कंडीशनल बी आपने यहाँ पे फाइंड करना है, पी ऑफ ए कंडीशनल बी, कि वो आपने अराइवल की उसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, और ये आपको पहले ही पता है कि डिपार्ट जो हुई थी वो ऑन टाइम हुई थी। तो फिर डेफिनेटली जो इवेंट अकर हो चुकी है वो कौन सी है, डी इवेंट अकर हो चुकी है, तो पी ऑफ ए कंडीशनल डी आपने फाइंड करना है। क्वेश्चन का बी पार्ट है find the probability that a plane departs on time given that it arrived on time। तो अब आपने क्या अपना डिपार्ट्स की आपने प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, अराइवल की आपको मालूम है, तो ये आप मालूम करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ पी डी कंडीशनल बी। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। फर्स्ट पार्ट जैसे मैंने भी बताया कि आपने अराइवल की प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है, डिपार्चर की आपको पहले से मालूम है, तो आप मालूम करेंगे पी ऑफ ए कंडीशनल डी। फॉर्मूला क्या बनेगा, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन डी ओवर पी ऑफ डी, और पी ऑफ ए इंटरसेक्शन डी ऑलरेडी आपको दिया हुआ है 0.78, पी ऑफ डी आपके पास मौजूद है 0.83। तो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद ये प्रोबेबिलिटी आपके पास आ गई 0.94। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट बड़ी मुश्किल लगती है, लेकिन जब आप क्वेश्चन आपको समझ आ जाए कि ये किस मेथड से सॉल्व करना है, तो आप देखें एक लाइन में ही इसका आंसर आ जाता है। बी पार्ट इसका क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिपार्ट्स मालूम करनी है, गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन दैट अराइवल इवेंट जो है वो आपको पहले से पता है, तो पी ऑफ डी कंडीशनल ए फाइंड करेंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, पी ऑफ डी इंटरसेक्शन ए ओवर पी ऑफ ए। तो वो लगा दें ज़रा, 0.78 डिवाइडेड बाई पी ऑफ ए है 0.82, दिस विल बी 0.95। तो ये आपने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन जो है आपने देखा कि बड़ी आसानी से हमने सॉल्व कर लिया है। आगे चल के जब हम प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के भी, तो ये चीज़ें वहाँ अप्लाई होनी है, इस वक्त आप इसको अच्छी तरह सीख लें। नेक्स्ट एग्जांपल जो है बड़ी लंबी स्टेटमेंट है, इतनी लंबी स्टेटमेंट देख के बच्चा वैसा ही घबरा जाता है कि ये पढ़ेंगे समझेंगे किस तरह करेंगे। तो ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि स्टेटमेंट को पढ़ के ज़रा आप ये देखें कि ये किस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो लेकिन स्टेटमेंट पढ़नी और उसको अंडरस्टैंड करना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है। कंसिडर एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन विच strips of particular type of cloth are being produced। वो अब ये तो एक स्टोरी का हिस्सा है ना, क्वेश्चन तो अभी शुरू ही नहीं हुआ। क्या ये रहा है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में
स्ट्रिप्स बनाने का, जो कपड़े की स्ट्रिप्स बनाई जाती हैं, वो प्रोसेस आपको बताया जा रहा है। कंसिडर एन इंडस्ट्रियल प्रोसेस, एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंसिडर करें जिसमें स्ट्रिप्स, एक खास किस्म की स्ट्रिप्स बनाई जाती हैं कपड़े से। दीज स्ट्रिप्स कैन बी डिफेक्टिव इन टू वेज। अब जारी बात है, जब मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसमें डिफेक्ट्स भी आ जाते हैं, एक्यूरेट डिफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो पाती। वो कहता है कि दीज स्ट्रिप्स कैन बी डिफेक्टिव इन टू वेज, दो तरह से ये डिफेक्टिव हो सकती है। लेंथ एंड नेचर ऑफ टेक्सचर, एक तो उसकी लेंथ और दूसरा क्या है, नेचर ऑफ टेक्सचर। फॉर द केस ऑफ द लेटर, जो बाद में मेंशन उसने किया, टेक्सचर की बात जो उसने की है, जो डिफेक्ट टेक्सचर की वजह से होता है, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। इसको आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अभी तक तो वो स्टोरी है जिसमें सिर्फ एक ही चीज़ हमारे काम की निकली है कि दो इवेंट्स हैं। यानी कौन सी दो इवेंट हैं जो वो जो मैन्युफैक्चरिंग को डिफेक्टिव बनाती हैं, एक लेंथ है और एक क्या है, टेक्सचर। बस अभी तक ये काम की चीज़ निकली है। इट इज़ नोन फ्रॉम हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन ऑन द प्रोसेस दैट 10% ऑफ स्टेप्स फेल द लेंथ टेस्ट। अब ये दूसरी काम की बात आ गई कि वो जो हमारे पास डिफेक्ट रह रहा है लेंथ की वजह से, वो कितना है, 10% है। 5% फेल द टेक्सचर टेस्ट, और जो स्ट्रिप्स हैं उनका जब टेक्सचर टेस्ट दिया जाता है तो 5% वो फेल हो जाती हैं। तो ये डिफेक्ट जो है टेक्सचर की वजह से है। एंड ओनली 0.8% फेल बोथ टेस्ट, और दोनों टेस्ट में एट ए टाइम जो फेल होती हैं वो आपके पास 0.8% है। अब देखें, अभी तक हमें ये पता चल रहा है कि उसने जो प्रोबेबिलिटीज दी हुई हैं, इवेंट्स दो हैं, एक जो लेंथ की वजह से डिफेक्टिव होना और एक टेक्सचर की वजह से डिफेक्टिव होना। उनकी प्रोबेबिलिटीज दी हुई है, और उन कॉमन यानी ऐसी स्ट्रिप्स जिनमें दोनों डिफेक्ट्स पाए जाते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है। तो फिर क्या कह रहा है, इफ अ स्ट्रिप इज सिलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम द प्रोसेस and quick measurement identifies it as failing the length test, what is the probability that it is texture defective? अब देखें कितना मुश्किल सवाल, कितना आसानी से हो जाएगा सवाल, कि यहाँ देखें, यहाँ से पता चलेगा कि ये क्वेश्चन किस किस्म का है। इफ अ स्ट्रिप इज सिलेक्टेड, ये देखें, इफ अ स्ट्रिप इज सिलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम द प्रोसेस एंड क्विक मेजरमेंट आइडेंटिफाइज इट एज फेलिंग द लेंथ टेस्ट। क्या हो गया, फेलिंग द लेंथ टेस्ट, यानी एक इवेंट अगर हो चुकी है, पता चल चुका है एक इवेंट का, वो कौन सा है, लेंथ टेस्ट जो है वो फेल है, वो उसमें डिफेक्टिव है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टेक्सचर डिफेक्टिव, कि वो टेक्सचर डिफेक्टिव हो, ये क्या प्रोबेबिलिटी है। यानी दो इवेंट्स थी, एक लेंथ डिफेक्टिव और दूसरी क्या थी, टेक्सचर डिफेक्टिव। उनमें से लेंथ डिफेक्टिव का पता है, और आपने पता करना है टेक्सचर डिफेक्टिव है कि नहीं है। तो क्लियरली फिर हमें पता चल गया कि ये क्वेश्चन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है, क्योंकि इसमें एक इवेंट तो अगर हो चुकी है। तो अब जरा सोल्यूशन की तरफ आए, तो सोल्यूशन में हम फिर ये करेंगे, चूंकि दो इवेंट्स का जिक्र है, तो हम इवेंट्स को, एक को टेक्सचर को टी से और जो लेंथ है उसको एल से डिनोट कर देते हैं। कंसिडर द इवेंट्स एल लेंथ डिफेक्टिव एंड टी टेक्सचर डिफेक्टिव। तो फिर जरा क्विकली बताएं क्या करना है। ऑलरेडी क्या हम पता है हमें, ये लेंथ डिफेक्टिव का पता है, टेक्सचर डिफेक्टिव मालूम करना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टी कंडीशनल एल मालूम करनी है हमने। तो हम फिर क्या मालूम करेंगे, ये देखें, वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ टेक्सचर डिफेक्टिव व्हेन इवेंट ऑफ लेंथ डिफेक्टिव इज नोन, यानी पी ऑफ टी कंडीशनल एल मालूम करनी है। तो पी ऑफ टी कंडीशनल एल का फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी इंटरसेक्शन एल ओवर पी ऑफ एल। तो पी ऑफ, ये जो प्रोबेबिलिटी दी हुई है टी इंटरसेक्शन एल, वो बताई हुई है ये 0.8%। तो 0.8% किसके बराबर आएगा, 0.8/100, 0.008। तो हमने यहाँ पे लगा दिया पॉइंट टी इंटरसेक्शन एल 0.008, और दूसरी जो थी आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ एल जो था वो 10% था। तो 10/100 क्या बनेगा, 10% है ना, तो 10% मीन 10/100 0.1। तो आपने पी ऑफ एल की जगह 0.1 लगा दिया, तो कैलकुलेशन की तो 0.08 आ गया। तो आप देखें कि क्वेश्चन इतना लेंथी और इतना मुश्किल था लग रहा था, यानी इतनी लंबी स्टेटमेंट पढ़ना ही एक मुश्किल काम है। बट व्हेन यू रीड केयरफुली द स्टेटमेंट, देन आप क्वेश्चन की तरफ है, सोल्यूशन की तरफ तो आप आ जाएंगे। सिर्फ ये पता कर चल जाए आपको कि क्वेश्चन किस किस्म का है।
तो यहाँ ये पता चल गया कि जब ये ध्यान में रखें कि जब भी आपके पास दो इवेंट्स आपके पास हैं और एक इवेंट का पता चल चुका है तो फिर वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो केयरफुली आपने जरा अपने पर जबर करके जब्त करके क्वेश्चन को पढ़ के अंडरस्टैंड करना है।